हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं, मसूर की खेती के बारे में। ठीक है, मसूर को इंग्लिश से कहते हैं लेंटिल, तो कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल या मसूर की खेती। ठीक है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है लिंस कुलनेरिस या लिंस स्कुलेंटा। तो लिंस स्कुलेंटा ज़्यादा जगहों पर देखने को मिलता है। तो मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? लिंस स्कुलेंटा। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है? तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली से आता है। इसका ऑरिजिन है मिस्र। कहाँ पर है? मिस्र। इसमें मैं लिखना भूल गया, इसका ऑरिजिन मिस्र है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो टू एन बराबर 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसमें? मसूर में। तो मसूर का हम लोगों ने बेसिक देख लिया। क्या इसका बोटेनिकल नेम होता है? लिंस स्कुलेंटा, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ऑरिजिन मिस्र, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। अब देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, सॉरी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो विश्व में सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन चीन में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन चीन में होता है और भारत में सबसे ज्यादा मसूर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब देखेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो अच्छे से समझेंगे इसको। तो मसूर की जो खेती होती है वह किस लिए की जाती है? इसकी खेती करने से हमें क्या लाभ होता है? क्या क्या हमें इससे लाभ है? इससे क्या क्या बनता है? किस किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो जब हम इसी सब के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहते हैं। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो आर्थिक महत्व। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि जो मसूर होता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इससे क्या लाभ है, इस सभी के बारे में लोग देखेंगे। तो मसूर की खेती दाने के लिए की जाती है। मसूर की खेती किसके लिए की जाती है? दाने के लिए की जाती है, तथा दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के रूप में किया जाता है। मसूर की जो खेती होती है वह दाने के लिए की जाती है, और दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है। इसमें दाल के अतिरिक्त, मसूर में दाल के अतिरिक्त उसके दाने का प्रयोग अन्य व्यंजन बनाने के लिए भी किया जाता है। मसूर के दाने का प्रयोग दाल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यंजन को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मसूर की खेती किस लिए की जाती है। तो मसूर की खेती मुख्य रूप से दाने के लिए की जाती है। दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है और अन्य प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मसूर की दाल अन्य दालों की अपेक्षा, मसूर की दाल अन्य दालों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तो होती ही है, साथ ही रोगियों के लिए मसूर की दाल अत्यंत लाभदायक होता है। जो मसूर की दाल होती है वह अन्य दालों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होती है। मतलब दोस्तों, जैसे मटर की दाल हो गया, अरहर की दाल हो गई और चने की दाल हो गई, इन सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार इसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यह पौष्टिक तो पाया जाता है लेकिन यह रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। पेट की बीमारियों तथा अन्य बीमारियों के मरीजों को हल्का भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से मसूर की दाल का प्रयोग भी सब्जियों के लिए किया जाता है। ठीक है, मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। मसूर के पौधे को हरे चारे के रूप में भी जानवरों को खिलाया जाता है। जो मसूर होता है इसके पौधे को हरे चारे के रूप में हमारे जानवरों को भी खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मसूर का भूसा अत्यंत पौष्टिक होता है तथा जानवर इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो यह क्या हो गया? इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया मसूर का। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या क्या मैंने बताया कि मसूर की जो खेती है तो मुख्य रूप से दाने के लिए की जाती है। दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के रूप में किया जाता है। इससे दाल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। दाल, तो इस मसूर की जो दाल होती है इसमें पौष्टिक आहार अन्य दालों की अपेक्षा ज्यादा तो पाया ही जाता है, साथ में जो रोगी होता है उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पेट की बीमारियों और अन्य बीमारियों के मरीजों को जब हल्का भोजन देना होता है तो क्या किया जाता है? तो इसकी दाल का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके पौधे से हरे चारे के रूप में, सॉरी, हरा चारा भी प्राप्त किया जाता है जिससे पशु जो होते हैं बहुत चाव से खाते हैं। तो यह हो गया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सॉइल की, किस मिट्टी में इसको उगाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि मसूर जो होती है वो किसी भी प्रकार के कृषि योग्य भूमि में उगाई जा सकती है। ठीक है, मसूर की खेती किसी भी प्रकार के
कृषि योग्य भूमि में की जा सकती है। मसूर की खेती के लिए ऐसे उपयुक्त भूमि जो होता है वो बलुई दोमट और मध्यम दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं, मसूर की खेती के लिए बलुई दोमट तथा मध्यम दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इससे पहले मैंने आप लोग बता दिया कि मसूर की खेती सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए सॉइल का पीएच मान, मसूर की अच्छी फसल के लिए जो सॉइल होता है, मृदा होती है, उसका पीएच मान 5.8 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.8 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो अधिक क्षारीय और अम्लीय मृदा जो होती है वो मसूर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो ये मसूर को हो गया। कैसे सॉइल की आवश्यकता होती है? तो मसूर को कैसे सॉइल की आवश्यकता होती है? तो मसूर को सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में उगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है बलुई दोमट और मध्यम दोमट। इसके लिए मृदा का पीएच मान 5.8 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, मसूर के लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, मौसम कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। तो मसूर के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। मसूर के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है? समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मसूर शरद ऋतु के फसल के रूप में बोई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां पे जो मसूर होती है वह शरद ऋतु के फसल के रूप में बोई जाती है या उगाई जाती है। मसूर की फसल वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है वह बहुत अनुकूल होता है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप इसमें क्या पढ़ें? रबी क्रॉप पढ़ें। ठीक है, रबी क्रॉप के लिए ज्यादा से ज्यादा जो तापमान होता है यही होता है 18 से 30। बहुत होगा 18 से 35 हो जाएगा। ठीक है, 18 से 30 ये ज्यादा रहेगा, 15 से 30 हो जाएगा, 18 से 30 हो जाएगा। तो यह आपका एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यदि क्लाइमेट में आपको लिखना है तो आप लोग किसी में भी इसको लिख सकते हैं, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो मसूर की फसल की वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है। पाले से फसल को अधिक क्षति होती है। मसूर की जो फसल होती है उसको पाले से अधिक क्षति होती है। मसूर की खेती वहां पर सबसे उपयुक्त होती है जहां पर 80 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कितना? 80 से 100 सेंटीमीटर तक। मसूर की खेती बिना सिंचाई के भी की जा सकती है। मसूर की जो खेती होती है वह बिना सिंचाई के भी की जा सकती है। तो यह हो गया मसूर को कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो मसूर को कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है? समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मसूर का जो होता है, मसूर जो होता है उसे शरद ऋतु के फसल के रूप में उगाई जाती है। मसूर की फसल वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। पाले से फसल को अधिक क्षति होती है। जहां 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है वहां पर इसकी खेती उपयुक्त होती है। मसूर की खेती बिना सिंचाई के भी की जा सकती है। अब देखेंगे इसका लैंड प्रिपरेशन, कैसी भूमि की तैयारी करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लैंड प्रिपरेशन। तो भूमि की तैयारी कैसे करेंगे मसूर की खेती के लिए? तो खरीफ के फसल के काटने के बाद, जब खरीफ का फसल कट जाए, मान लीजिए धान जो है वह कट जाए, उसको काटने के बाद 2 से 3 आड़ी खड़ी, मतलब कैसे बोल रहा है, इस प्रकार से जोतें, 2 से 3 इस प्रकार से जुताई करके। क्या बोल रहा है कि खरीफ की फसल काटने के बाद 2 या 3 आड़ी खड़ी जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती है। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को बारीक और समतल कर लेते हैं। बोने के समय में खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मसूर की खेती की जा सकती है। तो मसूर की खेती कब की जाती है? तो मसूर खेती तैयार कैसे करेंगे? तो खरीफ मौसम का जब फसल कट जाए तो जो जिस खेत से कटा उस खेत में 2 से 3 बार पाटा चलाकर या कल्टीवेटर से या देसी हल से जुताई करके मिट्टी को बारीक करके उसमें क्या करना चाहिए? पर्याप्त नमी रहे तो हमें फसल की बुआई कर देनी चाहिए मसूर के। अब देखेंगे इसकी वैरायटी। तो मैंने इसकी टॉप वैरायटियां ली है, जो एकदम टॉप वैरायटियां हैं। तो इसका पहली वैरायटी है पूसा, पूसा 1, टाइप 36, JL, बॉम्बे 18, K75, DPL 62, पूसा 4076, DPL 15। तो ये इसकी वैरायटियां हैं सब। तो ये क्या होगी? इसकी वैरायटियां हो गई। आगे चलते हैं, सीड रेट, बीज दर। तो बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है उसी को हमें लिखना है। तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज जो होता है यदि हम समय पर बुआई करें तो लगता है, और यदि हम लोग देरी से बुआई करेंगे तो 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सीड रेट।
अब आगे देखेंगे सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो स्वस्थ बीज की बुआई से पहले थाइरम या बाविस्टीन, किसका, थाइरम या बाविस्टीन का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित किया जाता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, 3 ग्राम प्रति किलो मतलब दोस्तों बाविस्टीन जो है इसका 3 ग्राम लेंगे और जो बीज है उसको कितना लेंगे, 3 किलोग्राम लेंगे। तो वही बोल रहा है कि स्वस्थ बीज की बुआई से पहले थाइरम या बाविस्टीन का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके उपरांत, इसके बाद यह मसूर जो होता है उसके बीजों को, मसूर के राइजोबियम कल्चर जो आता है, तो सबका राइजोबियम कल्चर अलग अलग होता है, तो मसूर का जो राइजोबियम कल्चर होता है और जीवाणु खाद जो होता है उसका प्रत्येक का 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करना चाहिए। कितना, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से राइजोबियम कल्चर और जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे सोइंग टाइम, बुआई का समय। तो मसूर की बुआई का उपयुक्त समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय कितना है, अक्टूबर से दिसंबर तक। परंतु अधिक उपज के लिए सब लोग इसे मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय उपयुक्त मानते हैं। तो एक पहले क्यों बोलते थे, क्योंकि पहले बोने से क्या होता है कि खेत में जो कीड़े लगते हैं, जो कीट लगते हैं वो नहीं लग पाते हैं, ठीक है, इसलिए समय से पहले सब लोग बोकर अधिक उपज प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे सोइंग मेथड, बुआई का समय, सॉरी सोइंग मेथड, बुआई की विधि। तो इसमें दो तरह से बुआई की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और लाइन स्विंग, मतलब दोस्तों छिटकवा विधि और लाइन विधि। ये हो गया इसका स्विंग मेथड। आगे देखेंगे क्या, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, पोटास 20 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता के अनुसार। यदि आपका खेत ज्यादा है और यदि आपके खेत में पोटास की कमी है तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पोटास 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। और खेत में जो होता है जस्ते की कमी होती है, जस्ते की कमी को दूर करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट और चूने के घोल का छिड़काव खड़ी फसल में आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। जस्ते को कहते हैं जिंक, ठीक है। तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए खेत में 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% चूने के घोल का छिड़काव खड़ी फसल में आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। आगे चलते हैं, इरिगेशन, सिंचाई। तो इसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है, कब की जाती है, कैसे की जाती है, तो वो सब हम लोग देखेंगे सिंचाई में, ठीक है। इरिगेशन, तो यह कम पानी वाली फसल है, इसकी ज्यादातर खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्लाइमेट में कि इसे बिना पानी के भी उगाया जा सकता है। तो यह जो होता है यह कम पानी वाला फसल होता है, इसकी ज्यादातर खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। इसमें पहली सिंचाई शाखा निकलते समय लगभग 40 से 45 DAS पर, दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय लगभग 75 से 80 DAS पर करनी चाहिए। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर स्विंग, मतलब बुआई के 70 से 80 दिन बाद और बुआई के 40 से 45 दिन के बाद। तो यह हो गया इसका इरिगेशन। अब देखेंगे वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। तो मसूर का जो खेत होता है उसमें खरपतवार को कम से कम 45 दिन तक खेत में नहीं जाने देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मसूर की जो उपज होती है वह घट जाती है। यदि खेत में खरपतवार रहेगा तो क्या होगा, मसूर की जो उपज है वह घट जाएगी। इसलिए उपज को बचाने के लिए हमें खेत में 40 से 45 दिन तक घास नहीं जाने देना चाहिए। तो बुआई से 20 से 30 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए मसूर के खेत में। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि हमारा 40 से 45 दिन तक जो खाद होता है, सॉरी जो खरपतवार होता है वह नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और यदि हमें रासायनिक रूप से खरपतवार को नियंत्रण करना है तो उसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन का 30 EC। अब EC क्या होता है देखेंगे, आप लोग जब दवा लेंगे उस पर लिखा होता है EC, ठीक है। EC का पूरा नाम होता है इमोल सिहेबल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो EC का मतलब ये होता है। तो पेंडामिथिलिन 30 EC का 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की तरफ से छिड़काव करना चाहिए खरपतवार के नियंत्रण के लिए। आगे देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कटाई और मड़ाई। तो मसूर की फसल जो होती है वह 110 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 110 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। फसल की कटाई फरवरी से अप्रैल के बीच में करते हैं। कब करते हैं, फरवरी से अप्रैल में करते हैं। जब 80% फलियां पक जाती हैं तब फसल को काट लिया जाता है। जब मसूर की 80% फलियां पक जाती हैं तो फसल को काट लिया जाता है। काटने के बाद फसल को 1 सप्ताह तक खलिहान में सुखाया जाता है। अब खलिहान क्या होता है, खलिहान का मतलब हुआ खाली स्थान जहां पर हम अपनी फसलों को रखते हैं या जहां पर खाली स्थान हो, ठीक है, उसी को खलिहान कहते हैं। तो काटने के बाद फसल को 1 सप्ताह तक खलिहान में सुखाते हैं।
उसके बाद थ्रेशर द्वारा दाने को अलग कर लिया जाता है। तो यह इसकी हार्वेस्टिंग थी। हार्वेस्टिंग कब, इसकी कटाई कब की जाती है? देखिए एक नंबर पूछेगा कि मसूर की फसल कितने दिन में तैयार होती है, तो 110 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मसूर की कटाई का उपयुक्त समय क्या है? तो फरवरी से अप्रैल। इसकी फलियां कब काटी जाती है? जब 80% पक जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसका ईल्ड, उपज, उपज कितनी प्राप्त होती है। तो इसकी जो उपज होती है वह दाना जो होता है मसूर का, वह 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें दाना प्राप्त होता है, और भूसा 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। स्टोरेज की बात करें, भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करनी चाहिए, तो 11% नमी होने पर इसको भंडारित कर लेना चाहिए। तो यील्ड कितना प्राप्त होता है इसमें? दाना जो होता है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, भूसा कितना होता है? 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है लिंस, लिंस एस्कुलेंटा। क्या है? लिंस एस्कुलेंटा। फैमिली कौन सी है? फैमिली है लिग्यूमिनेसी फैबेसी। इसका ऑरिजिन कहाँ पर है? इसका ऑरिजिन है मिस्र। इसमें अनेक मत है, लेकिन मिस्र को ही दिया था जहां से मैंने देखा। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n बराबर 14। तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।